नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इजराइल हमास के बीच जंग का आज 24वां दिन है और इजरायली सेना गाजा पट्टी पर जल, थल और नभ से बम बरसा रही है। इस जंग में सिर्फ गाजा में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में जंग को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। दुनिया दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी कहीं न कहीं बना हुआ है। वहीं इस मुद्दे पर देश की सियासत भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उसमें भी जंग छिड़ी हुई है। मोदी सरकार इस जंग में इजराइल के समर्थन में खड़ी है तो गाजा में मानवीय सहायता भी पहुंचा रही है। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को सरकार की फिलिस्तीन नीति पसंद नहीं और ऐसे में कांग्रेस इस जंग में हमास के पक्ष में बयान दे रही है। इस बीच जंग को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के हक में आवाज उठाई है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी हमास के आतंकियों का समर्थन कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि हमास के पक्ष में कांग्रेस का खड़ा होना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की विपक्ष की कोई चुनावी रणनीति तो नहीं। इजराइल हमास के बीच जंग का आज 24वां दिन है। एक और जहां इजरायली सेना गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है। इजराइल 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। पहला मोर्चा आसमान से हो रही बमों की बारिश, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से ही हो चुकी थी। दूसरा मोर्चा समंदर से गाजा पर हमला, इस पर भी इजराइल का एक्शन जारी है। चुनौती तीसरे मोर्चे की थी। अब इस चुनौती को भी इजराइल ने पार कर लिया है। इजराइल की सेना गाजा में जमीन के रास्ते घुसकर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में भी घुसे। यहाँ फिलिस्तीनियों ने टैंकों पर पत्थरबाजी की, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों ने रविवार को गाजा में घुसकर की गई रेड के बाद वहां अपना झंडा फहरा दिया। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के इजरायली एयर स्ट्राइक में जेनिन ब्रिगेड का हेड वायम अल हानून मारा गया। जंग के बीच सुलह की कोशिशें भी जारी हैं। इस जंग को खत्म करने के लिए कतर की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच बातचीत चल रही है। कतर 3 सप्ताह से अधिक समय से पर्दे के पीछे से कूटनीति कर रहा है। शांति को बढ़ावा देने और गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए 200 से अधिक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास के अधिकारियों और इजराइल से बात कर रहा है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युद्ध का लंबा और कठिन चरण है। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष के खत्म होने पर 2 राष्ट्र समाधान का विचार दिया है, जिसमें इजराइल एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के साथ सह अस्तित्व में होगा। उधर भारत की सियासत में भी इस जंग को लेकर सरकार और विपक्ष के जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस मोदी सरकार की फिलिस्तीन नीतियों पर सवाल उठा रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि फिलिस्तीनियों द्वारा सामना करने वाली समस्याएं केवल बातचीत के जरिए ही हल की जा सकती हैं। इसमें उनकी आकांक्षाओं को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें एक संप्रभु राज्य की आशंका भी शामिल है, जिसे दशकों से उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। साथ ही साथ इजराइल की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस युद्ध में कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। करीब 15 सालों से इजराइल ने गाजा में रहने वाले लोगों को खुली जेल में बदल दिया है। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में इजराइल ने 2 नेशन थ्योरी को खारिज कर फिलिस्तीनियों को अपनी ही जमीन से बाहर निकालना जारी रखा है। सोनिया ने कहा कि दुनिया के ताकतवर देश 2 नेशन थ्योरी को बहाल करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करें। कांग्रेस सालों से अपने दृढ़ विश्वास पर कायम है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को न्यायपूर्ण शांति से रहने का अधिकार है। हम इजराइल के लोगों के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिलिस्तीनियों को सदियों से उनकी मातृभूमि से जबरन बेदखल करने के इतिहास और आत्मसम्मान से जीने के अधिकार को मिटा दें। साफ है, इजराइल हमास पर सरकार और विपक्ष के बीच अलग अलग राय है। मोदी सरकार इसे इजराइल पर हमास का आतंकी हमला मानती है और इस मुद्दे पर इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़ी है, तो विपक्ष फिलिस्तीनियों के हक की लड़ाई के नाम पर हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शोर है, तो इस बीच फिलिस्तीन और हमास के पक्ष में कांग्रेस का खड़ा होना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की कोई रणनीति तो नहीं, कहीं मुस्लिम वोट बैंक का इससे कोई लेना देना तो नहीं, ये बड़ा सवाल है जो बीजेपी उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
देखिए, राजनीति में राजनीतिक फायदा लेने के लिए साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपनाए जाते हैं। तो कांग्रेस का ये कौन सा तरीका है और क्या वाकई एक लाभ लेने की राजनीति या रणनीति तो नहीं? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय हम करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश दुबे जी हैं, पूर्व राजनयिक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है। और मुन्ना खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मुन्ना जी आपके साथ ही करते हैं। सर, ऐसी क्या चीज है जो कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही? फिलिस्तीन नीति भारत की, जो भारत फिलिस्तीन नीति अपनाए हुए हैं, क्या वजह है कि कांग्रेस के गले नहीं उतर पा रहा है? और क्या ये महज विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है क्या, या हमास का समर्थन किया जा रहा है क्या? मुन्ना जी, देखिए नेहा जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। आज से ठीक 40 साल पहले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री कभी कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कहीं न कहीं फिलिस्तीन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और फिलिस्तीन को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। जिस तरीके से इजराइल के बार बार हमले हुए, तो सवाल ये नहीं कि उसे चुनाव से जोड़कर हम नहीं देख सकते। चुनाव का मसला अलग है, फिलिस्तीन और हमास और इजराइल का मसला अलग है। इस तरीके से इजराइल बार बार एक बाहुबली के तरह, एक ताकतवर देश के तरह इजराइल फिलिस्तीन पे हमला करता है। इजराइल के खिलाफ आज कोई नहीं बोल रहा। बड़े बड़े देश है इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन उसी टाइम हमारे देश के नेता थे ऐसे जो जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल कहीं न कहीं गलत कर रहा है, इसे उस पर पुनर्विचार करना है। यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कम से कम फिलिस्तीन को भी अधिकार है कि स्वतंत्र जीवन अपना जिए, उस पर कोई किसी का दबाव प्रभाव ना हो। आपने देखा आज गाजा को किस तरीके से जेल की तरह 15 साल से वहाँ के लोगों को एक तरीके से बंधक बनाए रखा जा रहा है। इजराइल के जब मन में आए, जी में आए, उसके पानी काट देते, बिजली काट देते, जब भी जी आए उसे हमला कर देते, जब भी जी आए स्कूल पे हमला कर देते। मतलब कहीं नहीं देखते कि बच्चे हैं क्या है नहीं। तो मतलब कांग्रेस पार्टी हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रही है, ये माने? नहीं, हमास आतंकवादी संगठन है ये किसने कहा? यूएनसी में पास हुआ क्या? कई देशों ने कहा कि हमास आतंकवादी? वो तो अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है। क्या आप किस तरीके से उसे बंधक बनाए हो? आज मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको बंधक बनाए, वहाँ आवाजें आती कि नहीं? वहाँ लोग पाकिस्तान खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाजें करते नहीं करते, आवाज उठाते नहीं उठाते? तो आवाज उठाना आपका लोकतंत्र अधिकार है। अगर आपके ऊपर ऐसी घटनाएं घटी, अब आप बताइए 1400 लोगों की उनकी हत्या हुई, किस तरीके से बिलबिला गया इजराइल। आज इजराइल मरने मारने पे तुला हुआ है कि हम हमास को मिटा देंगे, फिलिस्तीन को मिटा देंगे, गाजा को निस्त नाबूद कर देंगे। चलिए, आप ये कहते हैं कि हमास जो है आतंकवादी संगठन है ही नहीं और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, ठीक है। मनोज जी, देखिए, आपकी तो विदेश नीति पर ही सवाल उठ रहे हैं। कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लिए जो आपकी विदेश नीति है वो उसमें दम नहीं है और एक तरफा कहीं ना कहीं सरकार का ये फैसला है जो कि कांग्रेस पार्टी को गले नहीं उतर रहा। नेहा जी, इसी बात से साबित होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। आप ये देखिए कि छोटी राजनीति, ऊंची राजनीति करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। ये कहते हैं हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। आप देखिए कि किस ऐसे हमला किया इन लोगों ने, ऐसी चीजें की, 1400-1500 लोगों की जानें चली गई वहां पे। कुछ जितने फॉरेनर्स वहाँ और जो कंट्री के लोग आए थे सबको बंधक बना के ले गए वहां से, जो अभी तक जिनको बंधक बना के रखा हुआ है। तो ये काम, क्या आप अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? हक की लड़ाई लड़ने का ये कौन सा तरीका है कि आज आपको अपने बच्चे नजर आ रहे हैं कि वो बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाओं के ऊपर हमले, जब वहां पर आप घरों में आग लगा रहे थे, महिलाओं को, बच्चों को जला रहे थे और बुजुर्गों को आपने खड़े करके गोलियां मार दी, उनको जिंदा जला दिया गया, तब आपको कुछ नजर नहीं आया? और चलो, मैं इनकी बात पे नहीं जाता, ये कैसे राजनीति करनी है ये कांग्रेस खुद तय करेगी, हमें इससे क्या लेना। पर लेकिन ये बात है कि आतंकवादी संगठनों का समर्थन भारत सरकार नहीं करती, ना करती है, ना करती रहेगी। क्यों? क्योंकि इस दर्द को हमने बहुत झेला है। भारत ने भी इस दर्द को झेला है और जो दर्द झेलता है उसे ज्यादा पता होता है कि दर्द का एहसास क्या होता है। तो मैं मानता हूं कि हमें ऐसे, आप ये कहते हैं कि आपने समर्थन नहीं किया, आप सपोर्ट, युद्ध विराम की बात करें, ये विराम की बात करें, ये भारत सरकार ऐसे, आप ये देखिए कि जिन लोगों को, जो
वहां पर जिन बच्चों की, जिन लोगों की हत्याएं की गई, उनका समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा कोई भी आतंकवादी संगठन है उसका खात्मा होना चाहिए। इस पृथ्वी पे नहीं, ये तो ऐसे कह रहे हैं ना, आतंकवादी उसको तो ये संगठन की दरकिनार आवश्यकता कर रहे हैं, कह रहे हैं आतंकवादी संगठन कैसे। दिनेश दुबे जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, एक तरफ अगर हम देख रहे हैं हमास और इजराइल का जो ये युद्ध हो रहा है, उसमें पूरा विश्व जो है वो दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ बाकी और तमाम देश हैं। लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि हम एक अलग युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस बात का जिक्र अभी मुन्ना जी कर रहे थे, कह रहे कोई ऐसा कोई प्रस्ताव पास हुआ है कि हमास के खिलाफ, जिससे मान लिया जाए कि देखिए वो तो आतंकवादी संगठन है और उसकी खिलाफत की जाए। कह रहे अपने देश की वो सुरक्षा कर रहे हैं और इसके अंदर बुराई भी क्या है। बहरहाल जो मुन्ना जी कह रहे हैं उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है कि बहुत सारे मुल्कों की जो फहरिस्त है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें हमास का भी नाम है। और ये हमास का केवल मसला नहीं है कि हमास ने क्या किया और हमास ने क्यों ऐसा किया। हमास ने ही शुरुआत की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और पूरी सहानुभूति जो है हिंदुस्तान की हमेशा से फिलिस्तीनियों के साथ रही है। और आज भी हम नहीं देख रहे हैं कि भारत सरकार की सहानुभूति में कोई कमी आई है। 38 टन जो है अगर भेजा गया है मेडिसिन और रिलीफ और तमाम आइटम भेजे गए हैं फिलिस्तीन में, तो इसी बात को सोचते हुए भेजा गया है कि वहाँ पर जिस किस्म का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो पहला बड़ा इशू है, प्राथमिकता के आधार पर उसे एडजस्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में जब सवाल उठता है तो निश्चित रीति से वहाँ पर जो हमारा स्टैंड था वो स्टैंड थोड़ा और नुआंस हो सकता था, मैं नहीं कहता, क्योंकि भारत जैसा देश एक विशाल लोकतंत्र वो अब्सटेन करे, ये थोड़ा सा बात गले नहीं उतरती, क्योंकि हमें अब्सटेन नहीं करना चाहिए था, हमें अपनी बात पूरी रखनी चाहिए थी। एक ओर तो हम आतंकवाद के भी खिलाफ हैं और दूसरी ओर अब जो कुछ हो रहा है, लड़ाई जिस किस्म से कन्फ्लिक्ट कर रही है और जिस किस्म से इजराइल आगे बढ़ रहा है और जो मानवीय संघर्ष की स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है, उस स्थिति से कैसे सुलझा जाए, सारी दुनिया को अब इस पर सोचना चाहिए। और जहाँ तक आतंकवाद का मसला है, दुर्भाग्य है कि जिस फिलिस्तीन को और जिस पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान ने हमेशा खुल करके सपोर्ट किया, और अगर आपको याद होगा, आप दोनों जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, मुन्ना जी हैं और भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता जी हैं, यहाँ पर यासिर अराफत जब आते थे तो उनका स्वागत करता था हिंदुस्तान, जबकि पश्चिमी देशों के लोगों को बहुत ही अखरती थी बात। उस समय हमारे इजराइल से रिश्ते नहीं थे, आज हमारे रिश्ते इजराइल से भी, और इजराइल जो है लार्जेस्ट आर्म्स और इक्विपमेंट सप्लायर बन चुका है हमारा। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम रूस को नहीं एंटागोनाइज कर सकते, जो इसके पहले विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि जब हमें जरूरत थी 1971 में, तब तो हमारे साथ रूस खड़ा हुआ था, तो और उसने हमको जो है डिफेंस सपोर्ट किया, हर किस्म की सप्लाईज की, तो आज रूस के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम आज भी फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि खुल करके आतंकवाद किसी किस्म का हो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और ये केवल मसला हमास का नहीं है, क्या हमास अकेला है? हिजबुल्लाह के बारे में क्या राय है? यमन में हाउदीज जो है वो क्या कर रहे हैं? ठीक है सर, मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले एक बार फिर से मुन्ना जी का रुख कर लेते हैं। मुन्ना जी, क्या कहेंगे आप? अगर आप ये कहें कि देखिए हमास तो कोई आतंकवादी संगठन ही नहीं है, तो क्या फिर यूएनएससी में प्रस्ताव आने के बाद ही और पास होने के बाद ही आप मानेंगे? कांग्रेस पार्टी तो ये कहा जा सकता है फिर आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रही है, वोट पाने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर लेगी क्या? सवाल ये है नेहा जी, बिल्कुल सरल तरीके से आप समझिए। मित्र हमारे अभी लक्ष्यदार भाषण दे रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये हिंदू थे, इसके बाद सनातन हुए और बाती बात में कब यहूदी बन गए पता ही नहीं लगा। आज यहूदियों की बात हो रही है। अरे भाई, अगर सनातन की बात है तो आप मणिपुर की भी बात करो ना।
आप इतनी दूर इजराइल क्यों जा रहे हो, इतनी दूर हमास क्यों जा रहे हो? फिर आप सनातन पे आप क्यों नहीं, पहुंच आप गए सर? मणिपुर किसने की- सनातन आप का मणिपुर जिक्र की- किया है? किसने हिंदुओं का जिक्र किया है? हम तो बात जिस मसले पे कर रहे हैं उस पे बात करिए ना। आप मणिपुर की भी बात करो ना। नहीं तो मणिपुर वहाँ की बात लड़कियों- क्यों करें? यहाँ तो बात जिसकी हो रही है उस पे वहाँ करिए जो ना। फिलिस्तीन की वहाँ- बात हो रही है, इजराइल की बात हो रही है, हमास की बात हो रही है। ये जो आर्टिकल लिखा गया सोनिया गांधी की तरफ से, इसके मैं क्या मायने निकालूं? जो आप लोगों की तरफ से समर्थन किया जा रहा है, मैं इसके क्या मायने निकालूं? क्या ये मायने निकालूं कि आप आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं और इस हद तक कर रहे हैं ताकि आपको अल्पसंख्यक वोट बैंक आपका जो है वो मजबूत हो सके, इसका आपको फायदा मिले? यहाँ अल्पसंख्यक वोट का क्या मतलब है? यहाँ तो किसी के जान और माल के नुकसान होने का मसला है। जिस तरीके से जान माल मणिपुर में नुकसान हो रहा है, वहाँ पे मीडिया खामोश है, लेकिन इजराइल पहुंच के दीवार फाड़ करके वीडियो शूटिंग कर रही है। मैं कह रहा हूँ यही मीडिया मणिपुर क्यों नहीं जा रही है? सीधा सा सवाल है। इन सवाल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे कि वहाँ पे प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों साधे? अगर इतना ही विरोध फिलिस्तीन का है तो फिर 42,000 टन आटा क्यों भिजवाया फिलिस्तीन को? क्या अंदर प्रेम है या नहीं तो आपको पता है ना, आपको पता है, फिर आप इस नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर एक तरफ कह रहे हैं कि देखिए आटा भिजवाया जा रहा है, जरूरी सामान वहां पे मुहैया कराया जा रहा है, तो ये तो भारत की नीति है। लेकिन जब आतंकवाद की बात होगी तो वो कह रहे हैं कि हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन मानवता के नाते वहां पे सहूलियत भिजवाई जाएगी, जितनी हो सकेगी संभव मदद की जाएगी। नहीं, सवाल है कि हम आतंकवादी का समर्थन नहीं करेंगे, एक बात होता है, लेकिन हम इजराइल का समर्थन करेंगे, ये दूसरी बात है। किस बिना पर हम इजराइल का समर्थन करें? जो एक देश दूसरे देश को लगातार 25 साल से 47 साल से 47 ईयर से टॉर्चर कर रहा है, मारधार कर रहा हुआ, बम बारूद गोले गिरवा रहे, उन पीड़ितों के नहीं तो इसकी शुरुआत किसने की? अच्छे बताइए। नहीं, बिल्कुल शुरुआत किसने की? उसकी गलती ये थी कि इजराइल को पनाह दिया, यहूदियों को पनाह दिया। आज सारे यहूदी एक हो रहे, लेकिन हमारे देश में जो लोग हैं आज वो हिंदू छोड़ करके यहूदी बन रहे, आज उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। अरे भाई अपने देश की बात कर लो। हमारे यहाँ भी हिंदू पीड़ित है, मुस्लिम पीड़ित है। आप मणिपुर की घटना ले लो, केरल की घटना ले लो, कल केरल में ब्लास्ट हुए, वहाँ पे संवेदना जताओ, दुख जताओ। अपने देश में ऐसा कैसे हो रहा है? यहाँ लड़कियों को नग्न घुमाया जा रहा है, पीड़िता से रेप होती है। तो इसकी शुरुआत किसने की? ये भी तो आप कांग्रेस पार्टी इस मसले को उठा रही है। एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन इजराइल पे सारे दिन 24 घंटे इजराइल पे भाषण देंगे कि इजराइल ऐसे है, इजराइल। मनोज जी कुछ कह रहे हैं। मनोज जी, नेहा जी, जो रिकॉर्ड मुन्ना खान साहब रट के आए वही बोलेंगे। आप हमास की बात कर ले, आप इजराइल। अरे आप इजराइल पे बोलो ना, रिकॉर्ड की बात नहीं है। इजराइल पे आपको क्यों सांप सूख जाता है? इजराइल पे क्यों चुप के साथ जाते हैं आप? इजराइल की बात करो आप, तो बताएंगे। इजराइल की करोगे, मणिपुर की करोगे नहीं। चाह रहे हैं तो इलाहाबाद की बात नहीं, करेंगे। आप मणिपुर की बात करो ना। मणिपुर में आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार आज फेल क्यों हो रही है? लेके आते हैं वहाँ महिलाओं के आत्मसम्मान क्यों लूटे जा रहे हैं? वहाँ एक युवा दूसरे युवा पे गोलियां चला रहे। आज ये हाल है कि वो गोली भी हमारी, बंदूक भी हमारी, और जिसके चलिए अच्छा ये बताइए मुन्ना जी, ये आर्टिकल सोनिया गांधी का मणिपुर पे क्यों नहीं आया? ये क्यों आर्टिकल हमास पे, इजराइल फिलिस्तीन पे लिखा है? हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी मणिपुर गए और सरकार को जगाने का काम किया। सरकार को कहा कि ये दोगली नीति को बदलें और जो हमारे देश के भविष्य मणिपुर है उनको आप संभालें। 3-4 महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी खामोश है। वहाँ गृह मंत्री जाते हैं। देखिए दिनेश दुबे जी तो किसी पार्टी से नहीं है, पूर्व राजनयिक है, वो भी बहुत ही न्यूट्रल तरीके से चीजों को उन्होंने रखा और बोला कि सरकार की तरफ से जितनी हो सकता है कोशिश की जा रही है, एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कम से कम राजनीतिक पार्टियों का नहीं तो ऐसे डिप्लोमेट्स का तो आप कम से कम ध्यान रखिए और उनकी बातों को तो कम से कम माने। दिनेश जी के साथ में डिबेट में बैठा हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, डिप्लोमेट बहुत सम्मान करता हूँ। मैं ये बात बिल्कुल पक्ष वाली नहीं करते, जो निष्पक्ष बात होती है, जो जायज बात है वही करते। मैं इनका सम्मान बहुत करता हूँ। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से न कि दिनेश दुबे जी, मैं इनका सम्मान करता हूँ, कई बार डिबेट के साथ बैठता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ। मेरा सीधा सा सवाल है कि जो मीडिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए मीडिया वहाँ दीवार कूद कर वीडियो शूट करता है कि इजराइल में ये हो रहा है, हमास में ये हो रहा है, वही मीडिया मणिपुर क्यों नहीं जा रहा? आज आप समझिए, जो बुलेट सर पूरा ठीक मीडिया के सर पर फोड़ दो। आप कितनी बार चलेगा उसके बाद बताइए ना। नेहा जी, कांग्रेस के नेता कितनी बार चलेगा मणिपुर में? राहुल गांधी एक बार गए थे सर, उसके बाद आप दोबारा दर्शन करने नहीं गए।
बस पूरा ठीकरा उठा के मीडिया पे फोड़ दो, यही आपको आप कह रहा लोगों हूँ, का काम रह एक गया। बार मनोज जी, मतलब सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार, आप छाती पीट करके कहो और जो वहाँ घटनाएं देखने के लिए सिर्फ विपक्ष पे सवाल उठेगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि आप मणिपुर कितने बार गए, खबर चला रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। आप उनसे पूछा एक बार भी मणिपुर के? मुझे मत बताइए ना सर, मुझे क्या पूछना है, वहाँ तो मौजूदा वक्त में सरकारी बीजेपी की है, जब पूछना होता है हम पूछ लेते हैं। मणिपुर पे बात नहीं हो रही है, जिसपे बात हो रही है उस पे बात आपको करनी नहीं है। फिर वो सही कह रहे हैं, उस बात को गलत कह रहे हैं कि जितना आप सोच रहे हैं उतना ही बोलेंगे। ऐसे नहीं होता ना सर, जिसपे बात हो रही है उस पर रखिए ना बात। मनोज जी, नेहा जी, जब पार्लियामेंट में मणिपुर पर वक्तव्य दिया गया, प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, होम मिनिस्टर ने बोला, अगर आप इतने ही अच्छे थे तो रुक के सुनते ना उन बातों को, क्यों आप सदन से वॉकआउट कर लिया था, क्यों सदन छोड़ के चले गए थे? 2 घंटे 16 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने भाषण दी और ठीक है, इधर-उधर की बातें नहीं आप गलत इधर-उधर की बातें डाइवर्ट कर रहे हैं सर। दिनेश जी, नहीं ऐसे नहीं होगा ना, उसको राजनीतिक मसला मत बनाइए ना, ये बहुत संवेदनशील मसला है और जहाँ पर दिक्कतें हो रही है वो देश समझ रहे हैं। दिनेश जी आप नहीं ठीक है, एक सेकंड मनोज जी, नहीं अभी नहीं। दिनेश जी, इस वक्त आप भारतीय सरकार की नीति को कैसे देखते हैं? क्या वाकई एक बेहतर रणनीति के साथ भारतीय सरकार आगे बढ़ रही है या भारत आगे बढ़ रहा है? ये ऐसा है कि भारतीय सरकार की नीति, हम 3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम तीनों में कोई नहीं जानता कि हमारी विदेश नीति की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। हमारी समझ से हमारी सरकार इसको बेहतर समझती है। बिल्कुल। और अगर उन्होंने ऐसा कोई निर्णय लिया है, जैसा कि अभी आपने खुद इसको एक्सेप्ट किया कि ये मसला विदेश नीति का बड़ा संवेदनशील होता है और ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले की, जब कांग्रेस पार्टी कोई डिसीजन लेती थी तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी उसका विरोध करती थी। विदेश नीति के मसलों पर अक्सर एक कंसेंसस की स्थिति बन जाती थी। इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसे जो है चीजों को सड़कों पर लाया जा रहा है। बिल्कुल। और ये जो है ये बंद होना चाहिए। और दूसरी बात से मैं अपील करूंगा सरकार से भी कि उनको कम से कम इस मुद्दे पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उनको इस मसले पर ब्रीफ करना चाहिए विपक्ष को और ये बताना चाहिए कि हमारा ये स्टैंड है और हमारा स्टैंड क्यों है, इसको सब जानते हैं। कांग्रेस की सरकार ने इजराइल को मान्यता दे करके उसका डिप्लोमेटिक रिलेशन जो इजराइल के साथ हमारे शुरू हुए हैं वो कांग्रेस ने ही किया था। डॉक्टर नरसिम्हा राव जी के पीरियड में शुरू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो दोनों नीतियां रही हैं और उसमें हमने इसलिए किया था कि ओस्लो एकॉर्ड हुआ था और उसमें उम्मीद थी कि अब कोई रास्ता इसमें निकलेगा। लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है नेहा जी, और ये कहते हुए मुझे कभी कभी लगता है कि ये सारे लोग लिप सर्विस पे करते हैं। सारा का सारा अरब वर्ल्ड जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जी, वो फिलिस्तीन को बजाय हथियार भेजने के अगर उन्होंने वहाँ के लाइफ स्टैंडर्ड को प्रमोट करने की कोशिश की होती, वहाँ के लोगों की बारे में सोचा होता, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा होता, तो आप समझिए कि अरब वर्ल्ड कितना प्रॉस्परस रीजन है इस समय और वो फिलिस्तीन को जन्नत बना सकते थे। बिल्कुल। लेकिन बजाय उसके बिल्कुल सब इसी इंतजार में रहते हैं कि आपकी इजराइल की लड़ाई होगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि फिलिस्तीनी जब बेचारे मारे जाएंगे तो उनको शरण देने के लिए न तो इजिप्ट का दरवाजा खुलेगा, न जॉर्डन का दरवाजा खुलेगा, न लेबनान का दरवाजा खुलेगा और ईरान तो बहरहाल सबकी मदद ही कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर फिलिस्तीनियों का चेहरा आप हमास और हिजबुल्लाह बन जाएंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे के पूरे फिलिस्तीन आंदोलन के लिए। बिल्कुल। और इस पे संजीदा तरीके से बात होनी चाहिए और हमारी सरकार को अपना पक्ष भी रखना चाहिए और साथ में ये जो सड़कों पर बातें हो रही हैं इस पर भी रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल सर, इस पे रोक लगनी चाहिए और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि समझना चाहिए कि जब इस तरह का मसला है तो उस पे तो कम से कम तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट रहे, तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट रहे, क्योंकि अगर आप पार्टी हैं भारत में है तो भारत की ही बात करेंगे ना, तो इस बात को समझने की जरूरत है। मुन्ना जी कुछ कहना चाहते हैं? 10 सेकंड है सर आपके पास, जल्दी से अपनी बात रखिए, मुझे वाइंड अप करना है। सवाल ये है कि सरकार की विदेश नीति की पोल तो वहाँ खुल गई। अभी कतर में जो हमारे 8 भारतीय उनको कतर सरकार कह रही कि मैं उसे फांसी दूंगा।
विदेश तो मंत्री सरकार एस की जो जयशंकर नीति मिले है, हैं सर, उनसे भी बातचीत सरकार की की जो है। नीति है, उन्नति सरकार की विरोध जो करने के लिए नीति है, विरोध उसकी मत करिए। कोई तक जिस नहीं बात है। को भी दिनेश जी कह रहे हैं मुन्ना जी उसको को समझने तैयारी की, करके सुनने आते की हैं, जरूरत है यहाँ सर। की इतनी है। शालीनता के साथ, इतनी बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया है कि देखिए, विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। और सरकार भी, मौजूदा सरकार भी हठधर्मिता अपनाए, वो भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर अपनी जो रणनीति है वो डिस्कस तो करे कम से कम पार्टियों के साथ, बाकी पार्टियों के साथ। इस तरह से चीजें नहीं चलती। आप विरोध करने के लिए विरोध करेंगे, सामने जो सरकार है वो भी अपनी हठधर्मिता अपनाएगी, तो ऐसे बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।